डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है पाठ नंबर 6 लाहौल स्पीति के बारे में। जैसा हमने पीछे के 2 अंश में जिक्र किया, आगे हम तीसरे और अंतिम अंश में इसको आगे जानते हैं। लाहौल की तरह ही स्पीति में भी 2 ही ऋतुएं होती हैं। मैंने कभी 6 ऋतुओं के बारे में बताया था, लेकिन यह एक अभ्यास दोष था, क्योंकि मुझको लेखक कहता है कि मुझे ऐसा पता नहीं था कि यहाँ ऋतुएं अलग होती हैं। यहाँ जून से सितंबर तक बसंत ऋतु होती है, जिसका तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और बाकी के महीनों में यहाँ शीत ऋतु होती है, जिसका औसत तापमान 8 डिग्री तक रहता है। यह तो एक अनुमान है। बसंत में दिन थोड़े गर्म, रात बिल्कुल ठंडी होती है। ऐसा है, कल्पना भी नहीं की जा सकती, कभी रहकर देखा जा सकता है। स्पीति में बसंत लाहौल से भी कम दिनों का होता है। दिसंबर से घाटी में बर्फ़ पड़ने लगती है, अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहौल से कुछ ज़्यादा ही पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं, मुँह हाथ जो भी खुले में हो उनमें सूल की तरह ये ठंडक चुभती है। स्पीति में लाहौल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच से यह परे है। यहाँ बरखा बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार करना ही पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है। यहाँ वर्षा इस प्रकार शुरू होती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पावस की ऋतु नहीं पहुँचती, यानी कि यहाँ पावस ऋतु का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वर्षा तो यहाँ नामात्र की होती है और होती भी नहीं कभी कभी। तो कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है, क्योंकि उन्होंने विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है वहाँ का जिक्र अपने यहाँ किया है। लाहौल स्पीति में नर नारी समझ भी पाएंगे। बरसात में यहाँ नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंगाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं। अपने प्यारों से बिछड़ी हुई युवतियाँ स्त्रियाँ कलपाती हैं, मोर नाचते हैं और बंदर चुप मार गुफाओं में जा छुपते हैं। स्पीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन को साध पूरी नहीं करती। धरती सूखी, ठंडी और बंध्या रहती है। इनके यहाँ फसलें तो होती नहीं, इसलिए ये जो ऋतु है यह नामात्र की होती है। स्पीति में कभी कभी साल में एक फसल होती है। मुख्य फसलें 2 किस्म हैं, गेहूँ, मटर, सरसों। इसमें भी जो मुख्य है, क्योंकि यह एक कम समय की फसल है जो कि जल्दी पक जाती है। यहाँ के मुख्य खाद्य पदार्थ भी यही है। ये सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले या उन पर बनाए गए पुल ही हैं। ये नालियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि पानी के किसी काम नहीं आता, क्योंकि यहाँ जो बारिश होती है वहाँ का पानी पहाड़ों से होकर सीधा नदी में चला जाता है। उसको ऊपर वापस पहाड़ों के ऊपर खेत बनाए हुए हैं, वहाँ ले जाना बड़ा ही दुष्कर कार्य है। इसलिए स्पीति में जल उलीचा जाए या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुंचाया जाए, जिससे कि वहाँ के लोगों का जीवन कुछ सरल हो सके। जो खेती के लायक ज़मीन है उसको भी सही प्रकार से, सही ढंग से बनाया जा सके। शायद ऊंचाई वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते, इसलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान ही रहती है। वर्षा यहाँ एक सुखद संयोग है। एक रात जब लेखक बंगले में सो रहे थे तो उन्हें लगा कि खिड़की कोई खटखटा रहा है। जब उसने आधी रात को खिड़की का पल्ला खोला तो ठंडी हवा बाहर से उसको सूल की तरह चुभने लगी। उसने सोचा कि यहाँ कौन आया होगा। जब उन्होंने लैंप की लो तेज़ की तो खिड़की से बाहर मुंह निकाला और बाहर देखा कि बारिश की बूंदें गिर रही हैं। मैं उसे देख नहीं पा रहा था, सुन रहा था।
अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का कोई तुषार जैसी बूंदें पड़ रही हो, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही हो, दुम छने को हवा बजा रही हो, महासंघ की ध्वनि घाटी में तैर रही हो। स्फीति की घाटी में वर्षा हो रही थी, कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्फीति के लोग कह रहे हैं हमारी यात्रा शुभ है। स्फीति में बहुत दिनों बाद वर्षा हुई है, इसलिए लेखक को वहाँ जाना उन लोगों ने शुभ संकेत माना, क्योंकि वर्षा यह एक सुखद संयोग ही है। सुखद संयोग का मतलब जब भी वर्षा होती है तो उन्हें वहाँ के लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बारिश से कुछ ठंड कम होती है और वहाँ की जो फसलें हैं उनको उस समय पानी मिल जाता है, जिससे कि उनका जीवन यापन थोड़ा सरल हो जाता है। तो प्रिय बच्चों, यह था आपका लेसन स्फीति में बारिश। अब इस लेसन को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।